जी सलामकुम। हम अब ये क्रिएटिव लिविंग के यानी आम लाइफ जो आप ज़िंदा रहते हैं, वो अगर क्रिएटिवली ज़िंदा रही जाए, तो उसके 12 फ़ायदे हैं, जिनमें से हम पहला फ़ायदा पढ़ने लगें। ये इसको आप फ़ायदा भी समझें, लेकिन उसको ख़ुसूसियत भी समझें और इसमें सीखने की चीज़ है और इसके ज़रिए आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ कितनी ज़्यादा आम लाइफ में ये ख़ुसूसियत कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, और उसको बढ़ाने की अगर आप कोशिश करें तो आप समझें कि क्रिएटिविटी की तरफ एक स्टेप आप आगे जाएँगे। ये ख़ुसूसियत है डायनेमिक, डायनेमिक होना क्या होता है ये देख लेते हैं। सम साइकोलॉजिस्ट से वी थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक फुट स्नैपशॉट्स। मैं इससे एग्री करती हूँ जो ये कहा है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम सोचते हैं तो हम चलती हुई लाइफ के बारे में कम सोचते हैं। ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी तस्वीरों के बारे में सोच रहे हैं कि एक लम्हे में क्या हुआ, उससे अगले लम्हे में क्या हुआ, फिर समझे अगले 2 मिनट में क्या हुआ। मतलब वाकयात 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 की एक लड़ी होती है, लेकिन हर एक को हम अलग 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 तौर पे देखते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो रुके हुई तस्वीरों की शक्ल में सोचते हैं। ये वैसे कभी आप गौर करें कि जब आपको सोच आ रही हो किसी भी, तो आप देखें कि चलती हुई तस्वीर होती है या एक सिलसिला होता है, या एक-एक तस्वीर एक-एक वाक़ये के बारे में बता रही होती है, आप उधर ही रुक के उसको देख रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि मेरा नाम नमिता है, आई एम मनमोहन, हियर आई एम फिक्सिंग दिस टर्बन, कि मैं इधर अपनी ये पगड़ी दुरुस्त कर रहा हूँ, मेरी बच्ची है जो जो 2 साल की है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे दोनों बच्चे हैं। मतलब जब आप अपने बारे में बताते हैं तो एक रुकी हुई चीज़ के बारे में बताते हैं। इफ़ दिस इज़ द एक्सपीरियंस वी हैव, व्हाट आर वी मिसिंग? अगर हम इसी तरह वाक़ई ये बात उसकी साइकोलॉजिस्ट की अगर दुरुस्त है कि वाक़ई हम रुकी हुई एक चीज़ की बात करते हैं, तो फिर हमें मसला क्या है? मतलब क्या हम अपना नुकसान क्या करें? परहैप्स द एंटायर रिदम ऑफ लाइफ। मेरे ख़्याल में जो मिसिंग होगा ना इस सूरत में, अगर आप वाक़ई एक करके देखते हैं, तो पूरी लाइफ़ की जो जिसको कहते हैं ना रवानी, वो रवानी आप मिस करें। यानी आपकी लाइफ़ की रवानी में जो नई किस्म की नॉलेज है, जो कि हमें उसी तरह रवानी में देखनी चाहिए, हम वो जो है उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब जैसे स्नैपशॉट्स हैं ना, जैसे कहते हैं कि हाँ, ये एक टाइम था, फिर एक ये टाइम था, फिर एक ये टाइम था। अक्सर ये बात वैसे मैंने बहुत गौर किया है और ये बात दुरुस्त है कि अक्सर हम जब पिछली मेमोरीज़ या पिछली चीज़ें याद करते हैं, तो या बात भी करते हैं, तो उसमें स्पॉट्स की बात कर रहे होते हैं। एक-एक रुकी-रुकी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। मसलन उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि मतलब मेरी लाइफ़ में ये एग्ज़ाम्पल है कि मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं रहते। तो मैं उनकी लाइफ़ को रवानी में नहीं देखती, क्योंकि वो तो मेरे साथ नहीं रहते। मुझे तो नहीं पता 24 घंटे में क्या करते हैं, हफ़्ते में क्या करते हैं, 1 साल में करते हैं। मुझे तो सिर्फ़ तब पता चलता है जब उधर से तस्वीरें आती हैं, ये वीडियोज़ आती हैं, यानी हमें मुझे उस ख़ास एक मोमेंट का पता चलता है। फिर उस जो वीडियो आगे 1 मिनट लंबी, फिर उस 1 मिनट का मुझे पता चला। इसके और इसके बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद 2 तस्वीरें और आ गईं, तो वो मुझे 1-1 सेकंड का पता चल गया। इनके बीच में और वीडियो के बीच में और पिछली तस्वीर के बीच में क्या हुआ, कितना लंबा वक़्त था, उसमें क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो ये फ़र्क जो है वो है स्टैटिक और डायनामिक में, कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में रुकी इन्फॉर्मेशन पता हो, या उस चीज़ के बारे में फ़्लो में पता हो। जैसे मुझे अपनी लाइफ़ का फ़्लो में पता है, क्योंकि मैं अपने साथ 24 घंटे रहती हूँ। मुझे पता है मैं कब उठी, उस वक़्त मैंने क्या फ़ील किया, क्या दिमाग में सोच आई, क्या लेज़ीनेस थी। फिर मैंने कहा फिर मेरा इरादा ख़त्म हो रहा था, फिर मैंने अपने इरादे को बदल फिर मैंने अपने आप को एक रिश्वत दी। मैंने कहा अच्छा चलो ये कर लो तो वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा, तो चलो हिम्मत करो, अच्छा चलो ये छोड़ दो, चलो वो कर लो, अपने आप को मैंने मनाया। फिर मैंने कहा चलो नाश्ता पहले करते हैं, काम बाद में शुरू करेंगे। मकसद ये कि जो मेरी लाइफ़ का फ़्लो है, जिस तरीके से मैं परफ़ॉर्म करती हूँ, वो उसके एक-एक लम्हे की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। हमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस तरह होती है, लेकिन हम चूज़ करते हैं कि हम उसको फ़्लो में देखने के बजाय ठक करके इन्फॉर्मेशन रुकी देखें। इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पल क्या है कि जब हम कहते हैं कि ये रुके-रुके स्नैपशॉट्स में आप अपनी मेमोरीज़ और यादें और सोच करते हैं, तो
ये बात लोगों ने महसूस की है कि हाँ, हमें लाइफ़ की रवानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ़ में कायम रखना चाहिए। उसकी एक मिसाल ये है कि ये एक बाप है जो अपनी बेटी के साथ 1980 से लेके, जब वो बेटी मेरे ख़्याल में 1 साल की होगी, तब से लेके हर साल एक तस्वीर लेता रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी को जितना फ्लूइड तरीके से, जितना फ़्लो में, रवानी में मैंने याद रख सकता हूँ ना, मैं वैसे रखूँ। ये ना हो कि उसकी 1 साल की तस्वीर और फिर 5 साल की तस्वीर और फिर 20 साल की तस्वीर मेरे पास हो और बीच में क्या-क्या हुआ मुझे नहीं पता चला। तो ये समझिए कि ये इंसान अपने हालात के मुताबिक फ़्लो में, यानी रवानी में अपने ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब आप देखते जाएँ कि वो हर साल तस्वीरें कैसे लेता है। कि उसकी बच्ची की पूरी लाइफ़ जो है, वो आप देख सकते हैं, जो-जो तब्दीलियाँ आई वो देख सकते हैं। चलिए मैं दोबारा पीछे से शुरू करती हूँ और मैं बोलूँगी नहीं, ताकि आप इत्मीनान से देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अब इस इंसान ने अपनी जो पिछली लाइफ़ है उसका फ़्लो, यानी बहाव बरकरार रखा है, यानी डायनामिक तरीके से उसने लाइफ़ का एक्सपीरियंस ना सिर्फ़ फ्रीज़ किया है, बल्कि एक्सपीरियंस भी किया है। वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद एवरी ब्रेथ, मोशन एंड वर्ड वी एक्सचेंज। ये भी फैक्ट है कि देखिए हम हर वक़्त बहाव में रहते हैं। हम हर वक़्त तब्दीली हमारे में आती रहती है। हर साँस के साथ तब्दीली आ जाती है। हर काम जो हम करते हैं वो पहली दफ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं, हमारा तजुर्बा ज़्यादा होता जाता है। वो काम जो पहले आपको अजीब लगता था, वो उसकी आपको आदत हो जाती है, फिर आप बोर हो जाते हैं। और हर जो वर्ड हम आपस में बोलते हैं, हर वर्ड हमारे तजुर्बे में इज़ाफ़ा करता है, और तजुर्बा बेशक कितना भी मामूली और छोटा हो, वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता आपको ग्रो करता है, आपको तब्दील करता है। आप हर लम्हे तब्दील हो रहे होते हैं। इंडीड व्हेन आई हियर यू माय माइंड इज़ ऑल्टर्ड। एक सीधी-सी बात है कि जब मैं किसी से गुफ्तगू कर रही हूँ, मैं पहली दफ़ा आपसे मिलूँ, आपकी मैंने अब तक नाम सुना है, मुझे पता नहीं आप कौन हैं। आप पहली दफ़ा जब बात करते हैं, तो वो बात, आपकी आवाज़ मेरे कान तक पहुँचती है, तो मेरा दिमाग चेंज हो जाता है। मेरे दिमाग में एक छोटी-सी तब्दीली आ जाती है, क्योंकि उस लम्हे से पहले मुझे आपका नहीं पता था, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई हुई थी। अब मेरे दिमाग ने आपकी आवाज़ रजिस्टर कर लिया और मेमोराइज़ कर ली है, तो उसका मतलब है मेरे दिमाग में एक बहुत छोटी-सी तब्दीली आ गई, मेरा दिमाग फ़र्क हो गया। तो इस चीज़ को अगर आप ज़हन में रखें कि हर एक्शन के साथ आपका दिमाग फ़र्क होता है, तो आप लाइफ़ को फिर आहिस्ता-आहिस्ता फ़्लो में देखना शुरू करते हैं। आप अपने आप को फ्रोज़न एक मोमेंट में नहीं देखते हैं। आप कहते हो कि अभी मैं क्या हूँ? बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इतना वो पुराना होता है कि जब वो शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं मैं तो कितना बूढ़ा हो गया, क्योंकि उनके दिमाग में जो अपना कॉन्सेप्ट था, वो 10 साल पुराना है। हर इंस और ये ख़वातीन के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी अपीयरेंस का बड़ा एक इश्यू होता है कि जी देखने में आपको जवान नज़र आना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बात ये है कि अगर मेरी उम्र 50 साल है, तो मुझे तो 50 चीज़ों के एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे उस छुपाने क्यों चाहिए? लेकिन साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में हम अपना जो इमेज फ्रीज़ हुआ होता है, वो काफ़ी साल पुराना हुआ होता है। अक्सर शीशे में आप देखते हैं तो कहते हैं ये लाइनें कहाँ से आ गई? हालाँकि ये लाइनें कल भी थी। लेकिन चूँकि कल का जो इमेज था, वो आपने अपने दिमाग में घुसने नहीं दिया, उसको याद नहीं रखा, याद वही रखा जो आपकी पसंद का था, जो 10 साल पुराना था, तो आप हैरान हो गए कि ये मेरे बालों को क्या हो गया? हालाँकि कल भी ऐसे ही थे, कल से पहले 1 दिन भी ऐसे ही थे। इसका मतलब है कि जब तक आप फ्लो में, एक बहाव में अपनी ज़िंदगी को जो भी गुज़र रही है, उसकी लंबाई जो है, उस पूरी की पूरी लंबाई को नहीं मानेंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे, तो आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो डायनामिक नहीं होगा, वो स्टैटिक होगा या रुका हुआ होगा।
जैसे ही आप कुछ नया करते हैं, जब कोई नई चीज़ होती है, मैंने आपकी पहली दफ़ा आवाज़ सुनी तो मेरा दिमाग चेंज हुआ। अब चेंज हुआ तो क्या हुआ? न्यू न्यूरोकेमिकल मैसेजेस, न्यू डेंड्रिटिक्स कनेक्शंस एंड न्यू मेमोरीज़ आर क्रिएटेड। देखिए मैं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। मुझे चीज़ों का के एक्शंस की समझ थोड़ी-सी है, लेकिन ज़ाहिर है मैं पूरी डिटेल में आपको नहीं बता सकती। लेकिन होता यही है कि जैसे न्यूरोकेमिकल्स के यानी दिमाग ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो मैसेजेस पहुँचाता है आपकी बॉडी में। जब आपके दिमाग छोड़ता है तो आपके दिमाग और आपकी बॉडी को आदत होती है आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें जो आपके लिए नई होती हैं वो आसान होती जाती हैं, आरामदेह होती जाती हैं, कॉमन होती जाती हैं। इसी तरह नए कनेक्शंस बनते हैं। डेंड्रिटिक कनेक्शंस होते हैं, मतलब ये एक डेंड्रिटिक्स एक काफ़ी बड़ी सारी चीज़ है, लेकिन उसमें जो डेंड्रिटिक कनेक्शंस की बात हो रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो नए बनते हैं हर नई चीज़ के साथ और न्यू मेमोरीज़ आर क्रिएटेड कि नई-नई मेमोरीज़, नई-नई यादें आपके दिमाग में आती हैं और वो याद आपके तजुर्बे का पार्ट बन जाती है। सो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स? Dendrites are appendages that are designed to receive communications from other cells. Dendrites समझे कि आपके नर्वस सिस्टम के जो नर्व सेल्स हैं उसकी ब्रांचेज हैं। हर सेल को, अब ये बहुत छोटी जगह पे मैं जा रही हूँ, हर आपकी बॉडी में हर सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। एक सेल की इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल में जाती है और ये बहुत सबसे छोटे लेवल पे बात करें। ये बड़े लेवल पे भी जब होता है तो उसका मतलब है कि तरह-तरह की नॉलेजेस आपकी बॉडी में, आपके माइंड में बनती हैं, फ्रीज़ होती हैं, वो आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाती हैं। आपका दिमाग जिसको कहते हैं ना बढ़ता है हर नए इन्फॉर्मेशन के, नई एक्सपीरियंस के साथ, वो उसका एक पार्ट ये भी है कि आपके सेल्स के बीच में कनेक्शंस भी जो है पैगाम रसानी भी ज़्यादा अच्छी होती है और आपको मतलब हो सकता है ये हमारे हो नहीं सकता यकीनन ये हमारे कॉन्शियस से नीचे ही की बात है। हमें पता नहीं होता क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। लेकिन आपका दिमाग जो है वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा होता है। सो ये इन सेल्स की जब आप बात करते हैं दे रिज़ेम्बल ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग प्रोजेक्शंस दैट बिकम stimulated by other neurons and conduct the electrochemical charge to the cell body. सेल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है आपके न्यूरॉन्स के ज़रिए जो होती है वो आपके दिमाग के फ़ायदे की चीज़ है। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अब मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। बेशक ये पॉइंट साइंटिफिक है, मुझे खुद इसकी बहुत गहराई में समझ नहीं है, लेकिन सतह पे मुझे समझ है और ये हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है। वो यही कि देखें, इसको डेंड्राइट कहते हैं कि ये जो चीज़ें कि ये आपके एक जगह से दूसरी जगह जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है आपकी बॉडी में, वो जितने आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे उतने ज़्यादा बढ़ेगी। तो समझिए कि जैसे-जैसे कोई नई चीज़ आप पता करते हैं, समझिए कि आपके ये ब्रांचेज़ निकलेंगी, कनेक्शंस बनाएँगी और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब इसका हमें हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, तो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता लेकिन हमारे दिमाग को तो पता है। हमारे दिमाग वो मेगा बड़ी जायगेंटिक मशीन है, जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा है कि उसको जिसको कहते हैं ना लॉन्जेविटी भी होती है कि कुछ कुछ चीज़ें आप ऐसी करते हो जिसका आपका दिमाग आपके दिमाग आपके कॉन्शियस तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाता, आपके कॉन्शियस ने सारी चीज़ें नहीं करनी होती। आपका दिमाग बहुत कुछ पीछे कर रहा होता है जिसका आपको पता नहीं होता। जिसमें से जिसको कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ करो, कोई नई चीज़ सीखो तो उसका आपकी रूह पे फ़र्क पड़ता है, आपको असर होता है, आप बेहतर होते हैं। तो वो इसी तरीके से बेहतर हो रहे होते हैं जिसका हमें साइंटिफिकली इल्म नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी, आपकी कहना चाहिए ज़हन, आपकी हेल्थ को बेहतर कर रहा होता है। This little change we have in our brains is a small part of our creative process. अब जैसे मैं बताया ये छोटी-छोटी जैसे डेंड्रिट्स चेंज एक दूसरे के साथ कनेक्शंस करें, ये करें कॉन्शियस लेवल पे भी, हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे भी। अब ये जो छोटी-छोटी चेंजेस होती हैं, ये असल में हमारे दिमाग की कैपेसिटी बड़ी हो रही होती है और हमारे दिमाग का समझें कि जैसे-जैसे कैपेसिटी बड़ी होगी, हमारे दिमाग के छोटे-छोटे हिस्से जो है ना वो मिल-मिल के बहुत सारी बड़े एक्शंस कर रहे होंगे जो कि हमें समझ नहीं आते, लेकिन समझें कि वो हमारे क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी तख्लीक की सलाहियत जो बढ़ती है वो इसी किस्म की माइक्रो चेंजेस से फिर जो थोड़ी सी बड़ी इतनी बड़ी-बड़ी चेंजेस आ जाती हैं कि फिर जब वो चेंजेस काफ़ी बड़ी हो जाती है फिर हमारी समझ के दायरे में आ जाती है। फिर हम कहते हैं हाँ, हमें ना समझ ज़्यादा अच्छी तरीके से आ रही है। लेकिन हमें जब हम कहते हैं कि हाँ, मुझे समझ आ रही है, इससे पहले जो कुछ कुआ किया होता है आपकी बॉडी में उसका आपको इल्म नहीं होता, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद होता है। तो हर नई चीज़,
हर नई इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में आती है वो आपके क्रिएटिव प्रोसेस को बेहतरी की तरफ लेके जाती है. If we are in a habit of skipping these small steps within a creative process and remembering only huge leaps, we are missing the chance of seeing our own brains in action. अब ये देखें, यही बात होती है कि जिस चीज़ में हमारी मशरक़ की जो सीखने का सिस्टम है, उस्तादी शागिर्दी का, ट्रेडिशन का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. वो इसलिए कि हम छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देते हैं. हम जब कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं किसी को, तो हम कहते हैं कि जैसे आपकी दादी आपको खाना पकाना अगर सिखाएगी, तो वो कहेगी मसाला खुद प्याज़ काटो, खुद सब्ज़ी काटो, खुद मसाला पीसो, खुद कुछ करो, तो ही तुम्हें पूरा समझ आएगा. हम कहते हैं कि नहीं, हमें कोई और काट के दे देगा, हम उसको मशीन में पीस लेंगे और खाना पका देंगे. वो कहेंगे हाँ, ये खाना तुमने पका तो लिया है, लेकिन इसकी पूरी तुम्हें समझ नहीं आई. क्योंकि तुमने जो सारे छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलनी थी, वो तारे सारे तुमने स्किप कर दिए. अब जब वो सारे छोड़ दिए तो तुम्हें क्या खाना घोलोगी ना, खाना पकेगा तो नहीं. इसलिए कि प्याज़ काटते हैं तो उसमें से वो चीज़ कैसे निकलती है, प्याज़ का टेक्सचर कैसे होता है, प्याज़ ताज़ा पुराना, गीला, मतलब जो प्याज़ की जो मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, वो आपको तभी पता चलती हैं जब रोज़ आप प्याज़ काटते हैं. जब आप सब्ज़ी काटते हैं तो सब्ज़ी की जो ख़ासियतें हैं वो आपको पता चलती हैं. अब आप कहें कि सब्ज़ी की ख़ासियत आपने क्यों क्या करनी है पता करके? बात ये है कि अगर आप खाना पका रहे हैं, सब्ज़ी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो क्या आप ये नहीं चाहते कि एंड में जो खाना बने वो बेहतरीन बने? तो आपके पास जब तमाम छोटे-छोटे स्टेप्स के ऊपर कंट्रोल होता है और सारे छोटे-छोटे स्टेप्स की समझ होती है, तो समझें कि आपको अपने क्रिएटिव जो प्रोडक्ट है, जो आप चीज़ आपने तख्लीक की है, उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है. वरना आप जिसको हम कहते हैं कि जी मम्मी-डैडी तरीका है, कि मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा काम आपका किसी और ने कर दिया. आपने थोड़ा-सा करके शहीदों में उँगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए. उस किस्म की लर्निंग को आप कंप्लीट लर्निंग नहीं कहते. आपकी कंप्लीट लर्निंग तभी आती है जब आप किसी भी प्रोसेस के तमाम छोटे-छोटे स्टेप्स खुद करते हैं. बेशक बाद में वो आप उसके लिए असिस्टेंस ले लें, लेकिन जब आप खुद सारे काम करते हैं, तभी आपको पूरे प्रोसेस की समझ आएगी. छोटे-छोटे स्टेप्स स्किप्स करने से, सिर्फ़ बड़ी-बड़ी छलांगें लगाने से काम की समझ नहीं आती. लेट्स लुक एट थिंग्स इन अनदर वे. किसी और तरीके एक और एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं. देयर देयर इज़ नॉट अ सिंपल लीनियर रिलेशनशिप इन व्हिच ट्वाइस द एफर्ट गिव्स ट्वाइस द रिज़ल्ट. मतलब जिस तरह आपकी ज़िंदगी चलती है, वो एक लाइन में सीधी नहीं चलती. मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया, तो आपको फ़ायदा दुगना होगा, क्योंकि कई दफ़ा फ़ायदा तिगना भी हो सकता है. Sometimes it does give twice in return and sometimes it yields absolutely nothing at all. चूँकि इतने फ़र्क-फ़र्क चीज़ें आपकी मैट बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं आपके हर मोमेंट में, कि सबको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इसलिए कोई कहते हैं ना कि मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला नहीं कर सकता कि मैंने तो डबल मेहनत की थी, तो मेरे से वो काम क्यों नहीं हुआ? हो सकता है आपने उस मामले में डबल मेहनत की हो, लेकिन दूसरे हालात आपके मुखालिफ हों और वो चीज़ ना चल रही हो. इसका मतलब है कि एक लकीर में मैथमेटिकल तरीके से, सीधे तरीके से जो है ना, वो चीज़ों को देखने का फ़ायदा नहीं, जब तक कि आप टोटैलिटी में चीज़ों को ना देखें कि और कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि वो भी ज़रूरी हैं. वी हैव ऑल वी ऑल हैव बैड डेज़. हम सारों के ऊपर बुरा वक़्त भी आता है. इन अदर टाइम्स वी एक्सपीरियंस अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ पॉसिबिलिटीज़. होल न्यू रियल्म्स ओपन अप. कभी-कभी होता है कि आप कुछ भी नहीं सही चल रहा होता और आपका कसूर नहीं होता. कभी-कभी होता है एकदम बहुत सारी मौके आ जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं. आप खुद परेशान हो जाते हो कि ये मेरे साथ हुआ क्या? पहले तो अभी मैं कल तो गरीब था और आज तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. ये वक़्त जो है वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसका उसका मकसद ये कहने का मकसद ये नहीं कि कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. इसका कहने का मकसद ये है कि लाइफ जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी ढकी-छुपी और सामने वाली चीज़ें भी इकट्ठी काम कर रही होती हैं, कि चूँकि लाइफ के एलिमेंट्स इतने बड़े और हम सारे एलिमेंट्स को, सारी चीज़ों को एक वक़्त में ज़हन में आम तौर पे नहीं रख सकते. इसलिए कई दफ़ा हमें लगता है कि ये तुक्के से हमारे पास आ गया है, हालाँकि ये ज़रूरी नहीं कि तुक्के से. अगर आप गुर्बत में भी आते हैं तो हम समझते हैं कि किस्मत ही बुरी थी, तुक्के से आ गया. नहीं, ऐसे नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आधी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, लेकिन चूँकि आपने तवज्जो नहीं दी होती, इसलिए आपको आपने इसके ऊपर काम भी नहीं किया होता. इसी चीज़ को आप कह रहे हैं कि फ्लो, डायनेमिक्स डायनेमिक्स ऑफ लाइफ के
एक ज़िंदगी का बहाव जिसमें आप माने कि ज़िंदगी रुक-रुक के एक-एक चीज़ पे नहीं चलती, ज़िंदगी चलती जाती है और बहुत सारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को का आप ध्यान रख सकते हैं, उतने ही ज़्यादा आप सच्चाई के करीब होते हैं। Here is the non-linear butterfly effects of chaos theory or the critical tipping point to bifurcation towards creative change. इसको ज़रा आसान करके समझते हैं। chaos theory एक theory है। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपके साथ, आप चाहें तो वो देख लें। इस वक्त टाइम नहीं है इसके ऊपर बात करने का। वो बटरफ्लाई इफेक्ट की बात करती है। बटरफ्लाई इफेक्ट इज द सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस इन विच अ स्मॉल चेंज in one's state of deterministic nonlinear system can result in large differences in later state। मतलब ये काफ़ी वर्डी है, काफ़ी मुश्किल अल्फाज है, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त की गई है। उसने कहा कि आपके हालात यानी सिचुएशन एक ही हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी तब्दीली आ जाए। छोटी सी तब्दीली भी कई दफ़ा बहुत बड़ी चेंज को लेके आती है। इसी को आप कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, कि एक छोटी सी चीज़ तब्दील हुई, लेकिन आपके हालात जो है ना वो उसमें छोटी चेंज नहीं आई, बड़ी चेंज आ गई। ये ऐसे होता है, इसको chaos थ्योरी का पार्ट है ये। ये थ्योरी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कनेक्ट कर दिया इसके साथ। आप इसको देखना चाहें तो देख लें। अ वेरी स्मॉल चेंज इन इनिशियल कंडीशन हैड क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आउटकम। जैसे पहले मैंने बताया कि हालात आपके ख्याल में जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई एक छोटी-सी तब्दीली आए और वो देखने में आपको छोटी ही लगे, लेकिन एकदम वो आपके हालात बदल दें। ये आपकी लाइफ में होता है, बहुत दफ़ा होता है। मसलन ये तस्वीर है, आप देखेंगे, आप आम तौर पे आप कहेंगे कि देखें कितना गरीब है, इसके पास कुछ है ही नहीं। कि जो भी चीज़ है, मिनिमम जो भी इसके पास कम से कम चीज़ें हैं, उसी में ये गुज़ारा कर रहा है, तो बेचारा। अब हम इसको बेचारे के लेवल पे देख रहे हैं। अगर उसने ये सनग्लासेस लगाई होती, छोटी-सी चेंज होती, तो हमारा इसके बारे में एक आउटलुक ही बदल जाती। यानी ये नहीं कि इसके हालात में तब्दीली आ गई है, लेकिन बात ये है कि हम जो उसको समझ रहे हैं उसमें तब्दीली आ गई। अगर इसने यही वाली पीली वाली यो वाली सनग्लासेस लगाई होती तो हम कहते हैं ओए ये तो मज़े कर रहा है। देखो कितनी सादा लाइफ़ है उसकी, लेकिन उसको तो परवाह ही कोई नहीं, ये तो क्या आज़ाद लाइफ़ है, ऐसी लाइफ़ होनी चाहिए। यानी एक छोटी-सी चीज़ की वज़ह से आपकी पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। कहाँ आप इसको बेचारा समझ रहे थे और आप कह रहे थे अल्लाह मियाँ ऐसी लाइफ़ किसी को ना दे। और एकदम जब उसने एक चीज़ ₹200 की ग्लासेस, हो सकता है किसी की उठाई हुई हो, वो उसने लगा दी, तो एकदम वो एक बेचारी एग्ज़ाम्पल से एक आइकॉन बन गया आपके सामने। आपने कहा यार कि मैंने क्या सारी उम्र गाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए पैसे जमा किए, ये देखो कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मज़े कर रहा है। इसके पास तो फुल आज़ादी है। यानी एकदम से उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग आपको बदल गई। इसी तरह इसके इस बंदे को भी आप बेचारगी का वो कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है इसके पास, कोई एक तब्दीली करके देखें, आप सजेस्ट करें इसमें क्या तब्दीली होगी? इसके हालात में क्या कोई एक छोटी-सी तब्दीली होगी जिसकी वज़ह से बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की वज़ह से एकदम से इसकी या लाइफ़ भी बदल जाए या हमारी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बदल जाए। वन सीज़ दीज़ पैटर्न्स अकरिंग इन डे टू डे लाइफ़। हम रोज़ इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि कोई एक चीज़ हुई जिसकी वज़ह से बिल्कुल हालात बिल्कुल ही बिगड़ गए या बिल्कुल ही अच्छे हो गए। अब हम समझते हैं कि वो कोई एक चीज़ थी, लेकिन असल में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिनमें से आधी चीज़ों के ऊपर आपकी तवज्जो होती है, बाकी आपकी तवज्जो के बाहर ही रहती है। इट इज़ अ थंडरस्टॉर्म, अ फैमिली क्राइसिस, अ स्टॉक मार्केट क्रैश और अ ट्रू लव। मतलब कई दफ़ा इस तरह की चीज़ होती है कि कोई गरज बरस के साथ तूफ़ान आ गया, कोई फैमिली मसले में आ गई, कोई आपका कारोबार तबाह हो गया या किसी से एकदम आपको लव हो गया। ये इस तरह की सारी चीज़ें जो कि होती मामूली हैं कि वो 1 लम्हे, 1 मिनट, 2 दिन में हुई होती हैं। मतलब अपनी लाइफ़ के इतने दिन गिन लें, उसके उसके हिसाब से 2 दिन तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ़ को चेंज कर देती हैं। येट वी नेवर नो एग्ज़ैक्टली व्हेन सच चेंजेज़ विल हैपन। लेकिन हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये तब्दीलियाँ कब आएँगी। कोशिश करके नहीं ला सकते आप। कोशिश करते रहें, करते रहें, करते रहें। हो सकता है आ जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि कोशिश के बाद ऐसी चीज़ आए। ऐसी चीज़ें अचानक ही आती हैं, एकदम से आती हैं और एकदम बदल बदल देती हैं आपको सब कुछ। Meanwhile, we can be living well and at ease, but with a touch of uncertainty. But at the best we can do is to deal with uncertainty is to use
फ्लेक्सिबल गेसेस एंड बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब कंट्रोल नहीं है आपका अपनी लाइफ के ऊपर पूरा। आपकी लाइफ इतनी डायनेमिक है, इतनी चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, हर चीज़ चलती चली जा रही है। आपका पैसा, आपके लव, आपकी रिश्तेदारियाँ, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपका घर पुराना हो रहा है, आपकी नौकरी का कुछ नहीं पता। इतनी ज़्यादा फ़र्क चीज़ें हैं, आपकी बॉडी बूढ़ी हो रही है। कहीं आपको पता भी नहीं है कि आपकी वालिदा ने या आपके मामू ने आपने आपके लिए कोई पैसे सँभाल के रखे होते हैं, आपको तो पता ही नहीं। वो निकलेंगे तब जब कभी कोई ऐसा वक़्त आएगा। यानी आपसे रिलेटेड आपकी लाइफ़ के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो बेशुमार होती हैं, बेतहाशा होती हैं। और वो सारी चीज़ों का आपको इल्म नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी अपने छोटे से हिसाब के साथ चलते चले जा रहे हैं, लेकिन लाइफ़ में जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो किस मोड़ पे जा रही हैं, कितनी तब्दील हो रही हैं, इसका आपको इल्म नहीं होता, क्योंकि हो भी नहीं सकता सारी चीज़ों का, और हमें आदत भी नहीं होती कि हम सारी चीज़ों के बारे में पता करें। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि हम ज़रा थोड़े से तुक्के मारते रहें, अंदाज़ों पे चलते रहें। ऑल इन एन एफर्ट टू कीप अ बैलेंस फ्लो ऑफ लाइफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल। पूरी हमारी कोशिश यही होती है कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से एक फ़्लो में चलती रहे, बस चलती रहे। और उसके उन कोशिशों में एक चीज़ क्या काम आती है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो आपके पास मौजूद होती है, उसी को बेस करके आप पूरी कोशिश बहरहाल करते रहते हैं कि अपनी लाइफ़ चलाते रहें। लेकिन आपकी लाइफ़ के डायनामिक होने में जो बाकी दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको पता नहीं, आपका उनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है और आपको उनका अक्सर इल्म भी नहीं होता। आवर इन्फॉर्मेशन मे बी गुड, बट इट इज़ इनकम्प्लीट। वही बात कि हमारी इन्फॉर्मेशन, हम कह सकते हैं कि हमें भी सब कुछ पता है अपने बारे में, लेकिन फिर भी वो इनकम्प्लीट होती है। द होल इज़ टू लार्ज, टू कॉम्प्लेक्स टू टेक इन। आपकी जो लाइफ की जो पूरा असल में साइज़ है ना, जो उसमें की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बहुत डायनेमिक है, बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी है और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम उसको समझ भी नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे आपकी लाइफ के वाक़यात हैं। आपकी लाइफ ऐसे चल रही थी। कभी अफ़सोस और सैडनेस और नाकामी, कभी कामयाबी, कभी बहुत कामयाबी। और ये वाक़यात होते हैं कि भई हाँ, ये एक छोटा-सा वाक़या हो, चल गए, फिर एक और वाक़या हो गया, चलते चले गए, फिर एक और वाक़या हो गया। तो कई वाक़यात होते हैं जो बार-बार होते हैं कि मसलन किसी एक बंदे से मिलना कि हाँ, इससे मैं तब भी मिला था, फिर जल्दी मिल गया, फिर थोड़ा फ़ासला हो गया, फिर मिला। यानी ये समझिए कि ये वो वाक़यात हैं जिनका आपको इल्म होता है, जिसको आप कहते हो कि हाँ, मुझे पता है। और एक फ़्लो में आप जाते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये टूटा-टूटा है इन्फॉर्मेशन आपकी। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन तस्वीरों की शक्ल में नज़र आती है। आप लाइफ़ को फ़्लो में नहीं देखते। आपकी तवज्जो इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे। आगे चलें, कोई और वाक़या आ जाता है। हाँ, ये वो एक और वाक़या था जो टाइम में लंबा था। मसलन आपने कोई चीज़ सीखी, हाँ, भई ये मैंने सीखी, 4 दिन, 5 दिन लगाए सीखी। फिर अगली दफ़ा वही चीज़ मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखी, उसी तरह की चीज़ सीखी, लेकिन ज़रा ज़्यादा टाइम लगाया। फिर कोशिश की, फिर नाकाम, फिर छोड़ दिया, फिर हाँ, फिर कर लिया, ऐसे करके। यानी इस पीले वाक़ये के पैरेलल एक और चीज़ भी चल रही है। अब इन 2 चीज़ों का आपको इल्म है तो आप कह सकते हो कि हाँ, अ, इन ये 2 चीज़ें काइंड ऑफ एक थोड़ा-सा आपको फ़्लो में ला रही हैं कि हाँ, लाइफ़ को आप इस तरह नहीं देख रहे, लाइफ़ को आप इस तरह देख रहे हो। इसको कहेंगे कि आप लाइफ़ को फ़्लो में देख रहे हैं। आगे जाएँ, कोई और चीज़ आ जाती है, कोई और चीज़ आ गई। हाँ, ये हो सकता है शॉपिंग हो कि मैं तब सौदा लेने गया था, ये गया था, ज़्यादा देर के लिए गया, ज़्यादा लंबी को 8 4 घंटे की मैंने शॉपिंग, फिर ये किया, वो किया। अब वाक़यात जो आपकी लाइफ़ के नॉर्मल चल रहे होते हैं कि हाँ, मैंने डाइटिंग शुरू की थी, भई मैंने इतने दिन डाइटिंग की, फिर छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने वाक़ई मेहनत की, लंबी चली, फिर कोशिश की, फिर छोड़ दी, फिर की। मतलब ये कि डाइटिंग से लेके, शॉपिंग से लेके, कुछ नया सीखने से लेके, किसी से मिलने से लेके, ये सारी चीज़ें एक ही वक़्त में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप उसको अलग-अलग देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन कम-कम मिलती है। लेकिन अगर किसी तरीके से आप अपने आप को मजबूर करें कि आप इसको डायनामिक तरीके से, यानी एक फ़्लो में अपनी लाइफ़ को देखना शुरू करें, तो वो लाइफ़ को अपनी देखना जो है ना, वो अ, उसकी नेचर अब फ़र्क हो जाएगी। आप अपनी लाइफ़ के बारे में फ़र्क तरीके से सोचेंगे। ये देखिए, ये अब छोटे-छोटे वाक़यात हैं। ये ज़्यादा ज़्यादा ओवरलैपिंग वाक़यात हैं, इतना कि आप कहो कि जी हाँ, अब मुझे लाइफ़ का एक फ़्लो में नज़र आ गया कि
बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बंदे ने अपनी बेटी की तस्वीरें खींची थी, कि एक कंटिन्यूटी में, एक तसलसल में आप लाइफ को देखते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ के बारे में तसलसल से अ, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो इमेज फ़र्क है बजाय इसके कि छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन में पीसेज़ में आप करें। वी मे इवन फाइंड ब्यूटी इन इट्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड फ्रैक्टल फॉर्म्स। फिर आपको खूबसूरती किसी और तरीके से भी नज़र आना शुरू हो जाती है। वी ऑल्सो फाइंड फर्स्ट हैंड दैट वी कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग, ऑल्दो वी कैन लर्न टू बी कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन। जब आप इस तरह लाइफ देखते हैं, तो आपको पता चलता है कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, कभी कुछ भी नहीं हुआ, कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें, कभी कुछ भी नहीं हुआ। इसका और लेकिन आपकी कोशिश हर चीज़ों में फुल थी। ये आपको पता है कि आप सच्चे हैं, आपने कोशिश पूरी की, लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात फ़र्क होते हैं। तो आपकी जो समझ नई बनी है ना अपनी लाइफ़ के बारे में, अगर डायनामिक तरीके से आप देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भई हर चीज़ नहीं हम कंट्रोल कर सकते। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आप अपनी लाइफ़ की तमाम चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को मान जाएँ कि हाँ, लाइफ़ सारी की सारी हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें इससे आराम आ जाए। मतलब हम इसके साथ तमीज़ से रहना शुरू कर दें, हम शिकायत ना करें। शिकायत के बगैर हम ये मान जाएँ कि हाँ, मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मेरी लाइफ़ का जो पूरा फ्लो है ना, उस पे मेरा कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है। आवर रिवॉर्ड्स कैन इंक्लूड फाइंडिंग न्यू वाइटैलिटी, प्रॉमिस एंड सरप्राइज़। अब अगर आप अपनी ज़िंदगी की डायनामिक शक्ल देख के, उसमें कामयाबी या नाकामयाबी देख के जब आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई ये तो लाइफ ऐसे ही है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसका आपको फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नए तरीके से चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आपको वाइटैलिटी नज़र आती है, आपको प्रॉमिस नज़र आता है, आपको सरप्राइज़ नज़र आता है कि मतलब आपके लिए अपनी लाइफ के बारे में हैरानगी कम हो जाती है। आपको अपनी लाइफ के बारे में उसका फ़्लो सही समझ आना शुरू होता है, तो और नया सुकून आपको एक मिलता है कि हाँ, ये तो अब मुझे बड़ी चीज़ नज़र आ गई है, और मैं छोटी चीज़ों की वज़ह से परेशान नहीं होऊँगा। जब आपको ये इदराक हो जाता है कि हाँ, मुझे कोई बड़ा मकसद है मेरी लाइफ़ का, कोई बात नहीं छोटी चीज़ों में नाकाम हो गया हूँ, तो बड़ी चीज़ में तो कामयाब हो सकता हूँ, अभी तो मेरी लाइफ़ चल रही है। तो फिर आपको ये सुकून होता है कि हाँ, छोटे नुकसान जो है ना, वो पीछे छोड़े जा सकते हैं और दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। व्हाट बेनिफिट्स मे अकर इफ वी आर प्रेज़ेंट इन द फ्लो ऑफ चेंज? Perhaps we can have greater creative appreciation and better manage our possibilities. अब फिर वही बात कि क्या कोई बड़ी तब्दीली आएगी ये हरकत करने से, अपने आप को, अपनी लाइफ को डायनेमिक तरीके से देखने में? इसमें तब्दीली ये आएगी कि आप लंबाई में जब चीज़ देखते हैं, तो आप अपने आपको पता चलता है आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। आप अपने आप को पनिश कम करते हैं और आप अपने आप को समझे कि इसी लम्हे में, जिस मोमेंट में आप ज़िंदा रह रहे हैं ना, उसमें आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, चलो अभी तो कर लूँ ना, अच्छा कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी तो किया जा सकता है, आप करके देखते हैं। हाँ, अगर आज मैंने कुछ भी चीज़ दुरुस्त की, तो ज़ाहिर है उसका फ़ायदा आगे भी चलेगा। तो आप जब लंबाई में फ़ायदों को देखते हैं, तो फ़ायदे करने, अच्छे काम करने की हिम्मत आप में पैदा होती है। और समझिए कि फिर अपने अपने आप के बारे में आपकी राय भी थोड़ी-सी बेहतर होती है। आप अपने आप को माफ़ भी करना शुरू कर देते हैं। आपको रिग्रेट्स नहीं आती हैं कि भई पीछे एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अब सारी उम्र उसी को तो याद नहीं रखना ना। उसी को अगर इस पीछे जो एक तस्वीर की तरह एक बड़ी गलती थी, वो बार-बार एक गलती के तौर पे आए, तो आपको ये तो याद रहती कि गलती तो आपने की थी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उस गलती को कितनी दफ़ा दुरुस्त करने की आपने कोशिश की, क्योंकि उसको आप गिनती में नहीं लाते। जब आप लंबाई में फ़्लो में लाइफ़ को देखते हैं, तो आपको पता चलता है हाँ, आप बड़े कमज़ोर थे, बड़ी दफ़ा डिफ़ीट हुई, आहिस्ता-आहिस्ता आपने बेहतरी की तरफ आए। और तो पता चला कि हाँ, आप तो बेहतरी ला सकते हैं, बेशक उसमें कुछ एक लंबा अरसा लगेगा, लेकिन बेहतरी आ सकती है, तो इससे आपकी हिम्मत जो है ना वो बढ़ती है। तो ये समझिए कि फिर आपको क्रिएटिविटी के बारे में भी ज़्यादा आपकी अच्छी ओपिनियन हो जाती है, और फिर आपको ये आसानी हो जाती है कि फिर जितनी भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको आप देख के समझें कि उनको ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। A dynamic vision thrusts us more into the present moment, beyond ego, personal defense and self preoccupation. वही बात कि फिर जब आप लंबाई में चीज़ देखते हैं, तो आप
इस जो मोमेंट होता है इसमें आप ज़्यादा ज़िंदा रहना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा यार हो गया ना, चलो छोड़ दो, बात ख़त्म। अच्छा चलो एक एक पीक मेरी बहुत अच्छी आई थी, मैं कहती हूँ कि मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, बहुत याद रखना चाहिए। अब उसी पे प्राउड होते रहें आप सारी उम्र। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जब आप लंबाई में चीज़ देखते हैं तो आप अपनी नाकामियाँ और कामयाबियाँ इकट्ठी जब देखते हैं तो समझें कि फिर आपकी ईगो थोड़ी-सी कम हो जाती है। आप कहते हैं कि भाई इतना भी मैं स्पेशल नहीं हूँ और इतना भी मैं बुरा नहीं हूँ। हाँ, जितना मैं स्पेशल था उससे भी अच्छा हो सकता हूँ। बुरे से भी बुरा हो सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि बुरे से बुरा ना हूँ। तो इसका मतलब है आप अपनी ईगो के ऊपर थोड़ा-सा चेक आता है। आप खाम-खा में डिफेंसिव नहीं होते। क्योंकि अगर आपको कोई कहे यार कितनी बुरी हरकत तुमने की, तुमने कहा भाई हाँ, वाक़ई में की, लेकिन भाई उससे अच्छी हरकतें भी मैंने की हैं। तो मुझे माफ़ कर दो खुदा का वास्ता। तो आप अपने आप को भी और माफ़ कर देते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ़ एक मोमेंट नहीं था, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। और फिर अपने ये भी नहीं कि फिर अपने आप से ही आप प्री ऑक्यूपेशंस में रहें कि आप अपने बारे में सोचें, फिर आप अपने बारे में भी नहीं, जो लाइफ के फ्लो में बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी सोचते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि अच्छा इस इतनी लंबी लाइफ का किसी को क्या फ़ायदा हुआ मेरे अलावा। तो फिर आपकी समझे जो पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रा बढ़ जाता है। हियर कलर्स आर ब्रिलियंट, अरोमास आर मोर इंटेंस एंड वी फील मोर ट्रूली अलाइव। जब आप करंट मोमेंट में इसी मोमेंट में ज़िंदा रहना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह फ़ील होती हैं। जो आपके सामने रंग हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर नज़र आते हैं। अगर आप गौर करें इस मोमेंट के ऊपर कि क्योंकि आप इस मोमेंट पे आप गौर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि ये जिया जा रहा है, इसके ऊपर तवज्जो दो, पीछे भी था, आगे भी होगा, लेकिन इस वक़्त बेहतरी लाओ। तो फिर इस वक़्त आपको सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी बेहतर और सच्ची लगने शुरू हो जाती। और इसी चीज़ को एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस। एग्ज़ैक्टली इसी चीज़ को आप कहते हैं माइंडफुलनेस, जो कि योगा और जो आप गौर करते हैं, सुकून से बैठ के सोचते हैं, उस साइंस का इब्तिदाई नहीं कहना चाहिए, मुकम्मल जिस्ट है कि माइंडफुलनेस का मतलब है कि जिस लम्हे में आप जी रहे हैं उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करके सुकून से उसका पूरा फ़ायदा उठा के उस लम्हे में जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करके पूरी तरह जिएं। इस चीज़ को कहते हैं माइंडफुलनेस। और आजकल ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ इसीलिए है क्योंकि हमारे करंट लाइफ़स्टाइल जो हमारा है उसमें हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। हम अंदर प्रेशर इसीलिए आते हैं, हर वक़्त टेंशन में इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने अपनी गलतियाँ माफ़ नहीं की होती और हम किसी दूसरे के स्टैंडर्ड्स को अपना स्टैंडर्ड समझ के उसके पीछे भागते जा रहे होते हैं। और आपको इस जिस वक़्त आप ज़िंदा रह रहे हैं इसकी परवाह ही नहीं होती है। आप कहते हैं फ्यूचर में क्या, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। तो इसी साइंस को आप कहेंगे माइंडफुलनेस। और ये समझें कि ये सिर्फ़ इस एक वजह से आता है कि अगर आपका डायनामिक विज़न हो, कि जो हमने जिस पॉइंट पे हम इतना गौर कर रहे हैं कि एक अलग-अलग लम्हे के बजाय एक पूरे फ़्लो में लाइफ़ को देखें, ताकि लाइफ़ को टोटैलिटी में, बहाव में जब आप देखें, तो आपको पता चले कि बहुत से मौके हैं, बहुत सी गलत चीज़ें जो है वो सही हो सकती हैं। और जो फ़्लो है उसमें जो इस वक़्त जो लम्हा गुज़रा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप कोशिश करें कि ये डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, डायनामिक देखने का तरीका आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ। उससे आपकी जो क्रिएटिव कैपेसिटी है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हैं, ज़्यादा अपने इस प्रेज़ेंट मोमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा खुश होते हैं। पास्ट के बारे में याद करके आपको खुशी नहीं होती, फ्यूचर के बारे में परेशान होके आपको खुशी नहीं होती। खुशी सिर्फ़ तब आपको होती है जब आप इस वक़्त में एन्जॉय करें। जो निवाला मुँह में है उसको एन्जॉय करके खाएँ। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको गौर करके पढ़ें। जो आपको आराम, अगर आप बैठे हुए हैं आराम मिल रहा है तो उस आराम को ज़्यादा फ़ील करें। तो इसमें आपकी एक्सपीरियंस की डेप्थ होती है और ज़ाहिर है इसकी वजह से आप एक बेहतर कैपेसिटी में आते हैं ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ करने की। थैंक यू।